अक्सर हम सब खबरों में सुनते हैं बड़े बड़े नेताओं और व्यापारियों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के छापे पड़े। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये एजेंसी है क्या और क्यों इसका नाम सुनते ही अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। चलिए आज इसी को समझते हैं। ईडी के एक पूर्व प्रमुख कर्नल सिंह ने खुद ये बात मानी थी कि कुछ सालों से एक डर का माहौल बन गया है। कुछ भी होता है लोग कहते हैं ईडी ये कर देगी, ईडी वो कर देगी। तो आखिर इस शक्तिशाली और कभी कभी डराने वाली एजेंसी की असलियत क्या है? तो चलिए आज इस एजेंसी की एक एक परत को खोलते हैं। हम ये जानेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे ये एक फॉरेक्स मैनेजर से क्राइम मनी की जांच करने वाली एजेंसी बन गई। फिर हम देखेंगे इसके वो 3 मुख्य कानूनी हथियार कौन से हैं, समझेंगे कि ये इतनी पावरफुल क्यों है और आखिर में ये भी साफ करेंगे कि इसका असली दायरा क्या है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, आखिर ये ईडी करती क्या है और आजकल ये इतनी सुर्खियों में क्यों है? चलिए इसी से शुरू करते हैं। ईडी की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस भारत में जब हमारे पास विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन एक्सचेंज की बहुत कमी थी। सोचिए, हालात ऐसे थे कि देश से बाहर $1 भी भेजना या लाना एक बहुत बड़ी बात थी और उस पर सरकार की कड़ी नजर रहती थी। बस इसी नजर को रखने के लिए ईडी का जन्म हुआ था। अब यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बदली वैसे वैसे ईडी का किरदार भी बदल गया। देखिए, 1991 से पहले था फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इसके तहत विदेशी मुद्रा से जुड़ा कोई भी उल्लंघन एक क्रिमिनल ऑफेंस, एक संगीन जुर्म माना जाता था। लेकिन फिर 1991 में आर्थिक सुधार हुए, देश की तिजोरी में फॉरेन करेंसी आने लगी, तो सरकार ने सोचा कि अब इतनी सख्ती की क्या जरूरत है। तो फेरा की जगह आया फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। रेगुलेशन की जगह अब मैनेजमेंट पर जोर था और सबसे बड़ा बदलाव ये था कि अब ज्यादातर मामले क्रिमिनल नहीं बल्कि सिविल हो गए। ये टाइमलाइन इस पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, 1973 में फेरा आया तो ईडी बहुत सख्त थी। फिर 1999 में फेमा आया तो ईडी के तेवर थोड़े नरम पड़ गए। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट आया 2005 में जब पीएमएलए लागू हुआ और यहीं से ईडी को वो बेहिसाब ताकतें मिलनी शुरू हुई जिनके लिए आज हम उसे जानते हैं। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसने ईडी का पूरा किरदार ही बदल कर रख दिया। और ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं है, ये ग्लोबल कहानी है। दुनिया भर में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ लड़ाई चल रही थी, ये उसकी कहानी है। सोचिए, 70-80 का दशक, इटाली का माफिया इतना ताकतवर हो गया था कि उसे सीधे पकड़ना लगभग नामुमकिन था। तब जांच करने वालों ने एक नया रास्ता निकाला। उन्होंने कहा, अपराधी को मत पकड़ो, उसके पैसे का पीछा करो। इसे ही कहते हैं मनी ट्रेल। और ये आइडिया कमाल कर गया, इतना सफल हुआ कि पूरी दुनिया ने इसे अपनाना शुरू कर दिया। यूएन ने कहा कि अपराध से की गई सारी कमाई जब्त होनी चाहिए। फिर बनी FATF, एक ग्लोबल संस्था जिसने मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए नियम बनाए और भारत भी इसका हिस्सा बना। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग है क्या भला? सीधे शब्दों में कहें तो काले धन को सफेद बनाना, मतलब गैर कानूनी तरीके से कमाए गए पैसे को बैंकिंग सिस्टम में इतना घुमाना कि पता ही ना चले कि वो आया कहां से। और इसी ग्लोबल दबाव के चलते भारत को भी इससे लड़ने के लिए एक कड़ा कानून बनाना पड़ा और उसी कानून का नाम है PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो आज की तारीख में ईडी के तरकश में मुख्य तौर पर 3 तीर हैं, या कहिए 3 बड़े कानून हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। ये टेबल ईडी की पूरी ताकत को एक नजर में दिखा देती है। सबसे पहले है फीमा, जिसके बारे में हमने बात की। ये फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े सिविल मामले देखता है। फिर आता है असली खिलाड़ी PMLA, ये मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन क्रिमिनल मामलों के लिए है और ईडी की ज्यादातर ताकत इसी कानून से आती है। और तीसरा है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, ये उन बड़े आर्थिक अपराधियों के लिए है जो हजारों करोड़ का घपला करके देश से भाग जाते हैं। ये कानून उनकी सारी संपत्ति जब्त करने की ताकत देता है। अच्छा, PMLA इतना पावरफुल है ये तो समझ आ गया, लेकिन एक बहुत जरूरी सवाल है, ईडी किसी के भी खिलाफ PMLA की जांच कैसे शुरू कर देती है? क्या वो अपनी मर्जी से किसी को भी चुन सकती है? यहीं पर एक बहुत बड़ा पेच है जिसे समझना जरूरी है। ईडी अपनी मर्जी से कोई नया केस शुरू नहीं कर सकती। जब पुलिस या CBI जैसी कोई एजेंसी किसी अपराध की FIR दर्ज करती है, मान लीजिए भ्रष्टाचार का केस है, तो उसे कहते हैं प्रीडिकेट ऑफेंस यानी मूल अपराध।
अगर उस मूल अपराध में ये पता चलता है कि पैसा भी बनाया गया है, तो बस वहीं पर ईडी की एंट्री होती है। ईडी का काम सिर्फ उस पैसे का पीछा करना है जिसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहते हैं। तो चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जिसका सबको इंतजार है। आखिर ईडी इतनी पावरफुल है क्यों? क्यों इसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं? जवाब छिपा है पीएमएलए कानून के अंदर दी गई 2 जबरदस्त शक्तियों में। ये 2 ताकतें ही हैं जो पीएमएलए को इतना खतरनाक बनाती है। पहली, संपत्ति को अटैच करने यानी जब्त करने की ताकत, और दूसरी, गिरफ्तारी के बाद जमानत मिलने की वो शर्तें जो लगभग नामुमकिन हैं। पहली ताकत को समझते हैं, अटैचमेंट ऑफ एसेट्स। इसका मतलब है अगर ईडी को जरा भी शक हो कि कोई प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस या गाड़ी कुछ भी अपराध के पैसे से खरीदा गया है, तो वो उसे फौरन अटैच कर सकती है। मकसद सीधा है, अपराधी को उसके अपराध के मीठे फल से दूर कर दो। और अब बात करते हैं दूसरी और शायद सबसे खौफनाक ताकत की, बेल यानी जमानत की शर्तें। पीएमएलए का सेक्शन 45 जमानत के लिए 2 अजीब सी शर्तें रखता है, जिन्हें ट्विन कंडीशंस कहते हैं। कोर्ट आपको जमानत तभी देगा जब वो मान ले कि पहली नजर में आपके खिलाफ कोई केस बनता ही नहीं है। अब सोचिए, साबित करना कितना मुश्किल है। आमतौर पर कानून में एजेंसी को साबित करना होता है कि आप दोषी हैं, लेकिन पीएमएलए में ये बोझ एक तरह से आरोपी पर आ जाता है। इसीलिए पीएमएलए में बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए अब आखिर में ईडी को लेकर एक बहुत बड़ी गलत फहमी को दूर करते हैं। ये समझना जरूरी है कि ईडी का असली दायरा क्या है। तो क्या ईडी हर तरह के ब्लैक मनी के पीछे पड़ती है? अगर कोई टैक्स चोरी कर रहा है तो क्या ईडी उसके घर भी पहुंच जाएगी? इसका सीधा सा जवाब है, बिल्कुल नहीं। देखिए, इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। जो पैसा टैक्स चोरी करके बचाया जाता है, उसी हम आम भाषा में ब्लैक मनी कहते हैं। उसकी जांच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है। लेकिन ईडी की दिलचस्पी ब्लैक मनी में नहीं, बल्कि रेड या पिंक मनी में है। मतलब वो खूनी पैसा जो भ्रष्टाचार, ड्रग्स, आतंकवाद जैसे बड़े और घिनौने अपराधों से कमाया गया हो। तो निचोड़ ये है कि ईडी टैक्स चोरों के लिए नहीं, बल्कि बड़े अपराधियों के पैसे के लिए बनी है। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखने को मिला? पहली बात, ईडी एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल एजेंसी है। दूसरी, इसका सफर एक फॉरेक्स मैनेजर से शुरू होकर एक मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेटर तक पहुंचा है। तीसरी, इसकी असली ताकत पीएमएलए कानून से आती है, जिसमें संपत्ति जब्त करने और जमानत न मिलने की सख्त शर्तें हैं। और सबसे जरूरी बात, ईडी अपनी मर्जी से केस नहीं बनाती, बल्कि पहले से दर्ज किसी और अपराध के पैसे का पीछा करती है। तो ये सब समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब हम आतंकवाद और भ्रष्टाचार जैसे बड़े वित्तीय अपराधों से लड़ रहे हैं, तो दौलत की ताकत और एक नागरिक के अधिकारों के बीच सही संतुलन कहाँ होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।